इस कहानी का मेन कैरेक्टर पोल्का शिनोयामी, जिसके शरीर के अंदर एक दूसरे लड़के की सोल घुस जाती है और वो लड़का अपनी पिछली लाइफ के अंदर काफी सारी सुपर पावर्स का यूज कर सकता था और वो आज भी इन सारे सुपर पावर्स को इस वर्ल्ड के अंदर भी यूज कर सकता है। लेकिन इस वर्ल्ड के अंदर उससे भी ज्यादा पावरफुल एक विलन मौजूद है। उसी के साथ एक ऑर्गेनाइजेशन भी होती है जहाँ अगर उन्हें उसकी सुपर पावर्स के बारे में पता चला तो वो लोग उसे खत्म कर देंगे। तो अब आखिर वो ऐसी सिचुएशन में कैसे सर्वाइव करेगा, हर चीज देखेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ऑल पे सिलेक्ट कर देना। चैप्टर 1 की स्टार्टिंग में हम काफी सारे सोल्जर्स को देखते हैं जो कि एक डंजन के बाहर खड़े थे। वो लोग उस डंजन के अंदर जाने से काफी ज्यादा डर रहे होते हैं। तभी वहां पर एक वॉरियर आता है जिसके साथ में कुछ प्रीस्ट होते हैं। उसके बाद वो सभी लोग उस डंजन के अंदर चले जाते हैं जहाँ उनके चारों ओर ब्लू कलर का सर्कल बन जाता है। उसके बाद उस मैजिकल सर्कल के अंदर से काफी सारे वेपन निकलने लग जाते हैं। हमें पता चलता है कि उन वेपन से काफी सारे सोल्जर की मौत हो चुकी है। उसके बाद हम एक सोल्जर को देखते हैं जो कि लीडर के पास जाकर कुछ कहता है, जहां उनका लीडर बाकी के सोल्जर से कहता है कि जितने भी सोल्जर घायल हुए हैं उन्हें सोर्सरर के पास लेकर चलो। उसके बाद उनका लीडर कहता है द मेन सब्जुगेशन यूनिट यहाँ पर आ चुकी है। तभी वहां पर हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं, वो भी एक सोल्जर था और वो कहता है कि चर्च के पास में उसका एक सीक्रेट वेपन है जिसका नाम माइटी वेटरन है। उसके बाद हम उसी वॉरियर को देखते हैं जिसका नाम सागरुआ एडिथ लुग्रिड होता है और अब वो वॉरियर उस डंजन के अंदर फाइट के लिए तैयार होता है जहां हम एक बहुत बड़े स्केलेटन को देखते हैं और इसी स्केलेटन को हमारा मेन कैरेक्टर बताया जाता है। उसके बाद उनकी फाइट स्टार्ट होती है जहां वो स्केलेटन सागरुआ पर एक मैजिकल अटैक करता है, लेकिन सागरुआ भी उस अटैक को डिफेंस करता है। उसके बाद हम सागरुआ के साथ वाले सभी प्रीस्ट को देखते हैं जो कहते हैं कि लेब्रियंथ अभी भी ग्रो कर रहा है। ये सारा काम पेयरलेस नाइक्रोमेंसर कॉर्पस गॉड का है। तभी हमें उस स्केलेटन का नाम कॉर्पस गॉड बताया जाता है। अब उन दोनों के बीच काफी देर तक फाइट चलती है और वो दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। उसके बाद कॉर्पस गॉड अपने एक मैजिक का यूज करता है जहां वो ब्लू सर्कल के अंदर से काफी सारे वेपन निकालता है, लेकिन सागरुआ भी एक मैजिक का यूज करता है और वो आसानी से सारे वेपन को डॉज कर लेता है। उसके बाद कॉर्पस गॉड एक मैजिक का यूज करता है जिससे बाहर की दुनिया में जितनी भी सोल होती है वो सब इकट्ठा होकर एक एनर्जी क्रिएट करती है जिससे वहां पर एक पोर्टल खुल जाता है और उस पोर्टल को देखकर वहां पर जितने भी सोल्जर्स थे वो काफी ज्यादा डर जाते हैं और धीरे धीरे उस पोर्टल के अंदर से काफी सारी सोल्स निकलती है और वो कॉर्पस गॉड के पास आ जाती है। उसके बाद कॉर्पस गॉड एक मैजिक करता है जिससे उस डंजन के अंदर जितने भी स्केलेटन होते हैं वो उन सभी को मिलाकर एक ड्रैगन क्रिएट कर देता है। अब वो ड्रैगन सागरुआ पर अटैक करता है, लेकिन सागरुआ उस ड्रैगन के 2 टुकड़े कर देता है और सागरुआ को इस तरह फाइट करते हुए देखकर उसके साथी प्रीस्ट कहते हैं कि सागरुआ कितना पावरफुल है। उसके बाद वो प्रीस्ट कहते हैं कि जब तक हम कॉर्पस गॉड को हरा नहीं देते तब तक जितने भी कॉर्पस है वो वर्ल्ड को कंज्यूम करते रहेंगे। और क्या सर सागरुआ, जिनका नाम कैलेमिटी क्रशर है, क्या वो उस मॉन्स्टर को हरा पाएंगे? उसके बाद हम फिर से कॉर्पस गॉड को देखते हैं जो कि फिर से एक मैजिक का यूज करके सागरुआ के सामने एक स्केलेटन का आर्मी क्रिएट कर देता है और अब उस आर्मी को देखकर वो प्रीस्ट काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी एक लेडी प्रीस्ट कहती है कि सर सागरुआ कभी भी नहीं हारते। उसके बाद हम सागरुआ को देखते हैं जो कि अपनी इविल आइज का यूज करता है। तभी हमें सागरुआ के पास्ट के बारे में पता चलता है कि जब सागरुआ छोटा था तब उसके विलेज के सारे लोग मर गए थे और सिर्फ सागरुआ ही था जो उसके विलेज में अकेला बचा था। और उस विलेज में जितने भी लोगों की सोल थी वो सागरुआ से कहती है कि आखिर तुम अकेले जिंदा क्यों बचे, तुम्हें भी हमारी तरह तड़प तड़प कर मरना था। उसके बाद हमें पता चलता है कि चर्च के लोगों ने सागरुआ को अडॉप्ट कर लिया है, लेकिन सागरुआ के पास में इवल आइज थी। इसी वजह से जितने भी मरे हुए लोगों की सोल थी वो सागरुआ को दिखती है और अब सागरुआ चर्च के लिए काम करता है और विलेज के अंदर जितने भी बुरे लोग बचे थे वो उन्हें खत्म करता है। और फिर हम वापस से प्रेजेंट टाइम के सीन को देखते हैं जहाँ सागरुआ कॉर्पस गॉड से कहता है कि तुमने अपने मतलब के लिए काफी सारी सोल्स को सेक्रीफाइस किया है। तो कॉर्पस गॉड कहता है कि अच्छा तो तुम्हारे पास भी इवल आइज है। और ये बात सुनकर वो प्रीस्ट कहता है कि आखिर ये इवल आइज क्या होता है। तभी वो लेडी प्रीस्ट कहती है कि सागरुआ इवल आइज के साथ पैदा हुआ है और इसी वजह से सागरुआ जितने भी मरे हुए लोगों की सोल है वो उन्हें देख सकता है, भले ही वो सोल किसी एनिमल की ही क्यों ना हो। सागरुआ उसे भी आसानी से देख सकता है और ज्यादातर जिन लोगों के पास में इवल आइज होती है वो अपने आप को चर्च के हवाले कर देते हैं और पूरी जिंदगी चर्च के लिए काम करते हैं। लेकिन जो लोग इवल आइज का यूज अपने मतलब के लिए करते हो वो नेक्रोमेंसर बन जाते हैं, बिल्कुल कॉर्पस गॉड की तरह।
उसके बाद हम कॉर्पस गॉड को देखते हैं जो कि उन सभी स्केलेटन से कहता है कि सागरुआ को खत्म कर दो। उसके बाद सागरुआ एक एक करके उन सारे स्केलेटन को खत्म करने लग जाता है। सागरुआ उस डंजन के अंदर एक चट्टान गिरा देता है जिससे कॉर्पस गॉड के साथ साथ काफी सारे स्केलेटन दब जाते हैं। उसके बाद सागरुआ कॉर्पस गॉड के ऊपर एक मैजिक करता है जिससे कॉर्पस गॉड की शील्ड टूट जाती है और अब हमें कॉर्पस गॉड का ट्रू फॉर्म दिखता है जो कि एक ब्रेन होता है। और फिर सागरुआ कहता है कि तुमने काफी सारी जिंदगियों को लिया है और जवाब देते हुए कॉर्पस गॉड कहता है कि मेरे लिए जिंदगियां बस खेलने की चीज है। ये बात सुनकर सागरुआ को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि क्या तुम खुद को गॉड समझते हो? तो कॉर्पस गॉड कहता है कि नहीं, मैं और तुम जैसे इवल आइज का यूज करते हैं, गॉड ऐसा नहीं करते। उसके बाद सागरुआ कहता है कि तुम जैसे मॉन्स्टर को काफी पहले मर जाना चाहिए था। उसके बाद कॉर्पस गॉड कहता है कि चलो हम एक प्ले खेलते हैं गॉड रीपर बन के और फिर खुद की कॉर्पस पाइल बिल्ड करेंगे। और ये कहने के बाद वो एक मैजिक का यूज करता है और उस मैजिक को देखकर सागरुआ कहता है कि आखिर ये कैसा मैजिक है? इस तरह के मैजिक को मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। उसके बाद सागरुआ भी अपने मैजिक का यूज करता है जहाँ उसके प्रीस्ट साथी उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। अब सागरुआ अपने मैजिक से कॉर्पस गॉड के ऊपर अटैक करता है जिससे उसकी शील्ड टूट जाती है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। और उसी एक्सप्लोजन के बीच हमें एक बच्चे की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि मुझे अपने पिछले जन्म की कुछ धुंधली धुंधली यादें याद है कि कैसे मैंने पिछली बार एक स्पेल कास्ट किया था, क्या वो स्पेल अभी तक एक्टिवेट है? उसके बाद हम एक लड़के को देखते हैं जो कहता है कि मुझे बोलने में तकलीफ हो रही है। तभी हमें पता चलता है कि उस लड़के के गले में एक घाव है जहाँ से काफी सारा खून बह रहा था। उसके बाद वो लड़का उस गली से बाहर आता है जहाँ उसे पता चलता है कि वो एक सिटी के अंदर है। अब उस लड़के को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं कहाँ आ गया हूँ। उसके बाद हमें पता चलता है कि ये लड़का इस दुनिया में रेनकार्नेट हुआ है और यही हमारे इस एनिमे का मेन कैरेक्टर है और यही लड़का पिछले जन्म में कॉर्पस गॉड था। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो कि उस लड़के यानी पोल्का को देख रहा होता है और वो कहता है कि क्या ये सच है? और फिर वो एक दूसरे आदमी को कॉल करता है और वो कहता है कि रिट्रेवल को कैंसिल कर दो, वो अभी भी जिंदा है। असल में ये यहाँ पर उसी लड़के यानी पोल्का की बात कर रहे थे। तभी वो कहता है कि इसका मतलब हमारा हिट फेल हो गया। उसके बाद वो लड़का कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उसके गले में इतना बड़ा घाव है, फिर भी वो नॉर्मल पीपल की तरह घूम रहा है। उसके बाद पोल्का उस सिटी के अंदर घूमने लग जाता है जहाँ वो काफी सारे एडवर्टाइजमेंट को देखता है और वो कहता है कि क्या ये किसी तरह का स्पेल है, लेकिन मैं तो स्पेल को सेंस नहीं कर पा रहा हूँ। उसके बाद पोल्का देखता है कि यहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा खुश है और वो अपने मन में कहता है कि लगता है ये कोई पीसफुल वर्ल्ड है। तभी पोल्का के पास में दो पुलिस वाले आ जाते हैं और वो पोल्का से अपना नाम पूछते हैं, लेकिन पोल्का को उनकी लैंग्वेज समझ नहीं आती। तभी पोल्का को एक झटका लगता है और उस झटके की वजह से पोल्का उन पुलिस वालों की लैंग्वेज को समझ पा रहा था और उसके बाद उसे पता चल जाता है कि उसका नाम पोल्का है और पुलिस वाले जिस लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं वो जापानीज लैंग्वेज है। वो पुलिस वाला पोल्का से कहता है कि तुम्हारी गर्दन पर एक घाव है, इसीलिए तुम्हें ट्रीटमेंट की जरूरत है। लेकिन तभी हम वहाँ पर एक लड़की को देखते हैं जो कि एकदम से वहाँ पर आ जाती है और वो पोल्का से कहती है कि शुक्र है तुम ठीक हो। और फिर वो एकदम से पोल्का को लेकर वहाँ से भागने लग जाती है और थोड़ी देर बाद वो वापस से किसी गली में पहुंच जाते हैं जहाँ वो लड़की कहती है कि लगता है हम उन पुलिस वालों से काफी दूर आ चुके हैं। और वो लड़की अपना नाम मिसाकी बताती है और नाम बताने के बाद वो पोल्का से कहती है कि क्या तुम मुझे जानते हो? और पोल्का अपने दिमाग पर जोर डालता है और वो अपने मन में कहता है कि इस लड़की के बारे में मेरे दिमाग में कुछ तो है और उसके दिमाग में उस लड़की की हंसते हुए की एक इमेज आती है। लेकिन तभी वो लड़की पोल्का को उल्टा लटका देती है और वो कहती है कि मैं तुम्हें चेक कर रही हूँ। उसके बाद वो लड़की बताती है कि तुम अपने पैरों पर खड़े हो सकते हो, इसका मतलब तुम गोश्त नहीं हो। अब पोल्का भी उसे थैंक यू बोलता है उसकी मदद करने के लिए, लेकिन वो लड़की कहती है कि मुझे थैंक यू मत बोलो क्योंकि अब मैं तुम्हें मारने वाली हूँ। उसके बाद वो लड़की अपना हथियार निकालती है और वो कहती है कि तुम्हारी गर्दन पर जो निशान है इसका कारण मैं ही हूँ। मैं पिछली बार तुम्हें नहीं मार पाई, लेकिन इस बार मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। मेरा हिट पिछली बार मिस हो गया था, लेकिन इस बार मैं पूरा ध्यान रखूंगी कि तुम जिंदा ना बचो। और अब धीरे धीरे पोल्का को सब कुछ याद आने लग जाता है कि कैसे उस लड़की ने पिछली बार उस पर अटैक किया था। इसी डर से पोल्का वहाँ से भाग जाता है और दूसरी जगह पर आकर बैठता है और वो कहता है कि अगर मैं इसी तरह भागता रहा तो मेरी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। वैसे भी मैंने इस वर्ल्ड के अंदर किसी भी तरह
तरह के स्पिरिट को महसूस नहीं किया है और मुझे लगता है कि इस बॉडी के अंदर मैजिकल पावर बिल्कुल ना के बराबर है। और वो काफी ज्यादा घबराया हुआ था। वो कहता है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तभी वहाँ पर मिसाकी आ जाती है और वो कहती है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। उसे देखकर पोल्का वहाँ से भागने लगता है और मिसाकी उसके ऊपर नाइफ से अटैक करती है, लेकिन पोल्का उन सभी नाइफ से बच जाता है। तभी मिसाकी कहती है कि पहली बार किसी ने मेरे अटैक को डॉज किया है। अब उन दोनों की वापस से फाइट स्टार्ट होती है, जहाँ पोल्का फिर से वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार मिसाकी का निशाना नहीं चूकता और पोल्का वहीं गिर जाता है। अब मिसाकी पोल्का को मारने के लिए आगे बढ़ने वाली थी, लेकिन तभी पोल्का को अपनी पुरानी सारी बातें याद आ जाती है और वो उस नाइफ को निकालते हुए कहता है कि इस बार मैं हार नहीं मानूंगा। और वो उसी नाइफ से मिसाकी के ऊपर हमला करता है और वो नाइफ मिसाकी के पास से गया था, जिसे देखकर वो भी काफी ज्यादा चौंक जाती है। वो मुस्कुराते हुए कहती है कि तुम इतने खतरनाक हो, अब मुझे और भी केयरफुल रहना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में हम पोल्का को देखते हैं जो कि मिसाकी से बचते हुए एक रूम के अंदर आ जाता है, लेकिन पोल्का के पीछे पीछे मिसाकी भी आ जाती है और वो बताती है कि ये याकुजास का एग्जीक्यूशन रूम है जहाँ पर वो लोगों को मारते थे और ये कितना खतरनाक हो सकता है क्योंकि वो लोग यहाँ पर लोगों को डिसोल्व कर देते थे। और वो पोल्का को बताती है कि काफी अफवाहें फैली हुई है कि इस रूम के अंदर काफी सारे गोस्ट है और इसी वजह से यहाँ के लोग इस रूम के आसपास भी नहीं भटकते। उसके बाद वो कहती है कि याकुजास गोस्ट या किसी कल्ट की तरह नहीं लग रहा और ये बात सुनकर पोल्का कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो। तभी पोल्का नोटिस करता है कि वो इस बॉडी के साथ भी अपनी इवल आइज का यूज कर पा रहा है और वो अपनी इवल आइज से देखता है तो उसे पता चलता है कि उस रूम के अंदर उसे काफी सारे इंसानों की सोल दिखती है। उसके बाद पोल्का सोचता है कि शायद जिन लोगों ने इस जगह को दूसरों की जिंदगियां लेने के लिए काफी केयरलेसली यूज किया है और इसी कारण से यहाँ पर काफी सारी सोल्स हो गई है। अब पोल्का को समझ आ चुका था कि इवल आइज उसकी सोल की पावर है, ना कि बॉडी और किसी ब्रेन की, और इसी वजह से वो इस दुनिया में भी इवल आइज का यूज कर पा रहा है। पोल्का की ये सारी बातें सुनकर मिसाकी कहती है लगता है तुम लाइफ को काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हो। वो बताती है कि एक ह्यूमन लाइफ का आउटवेट 21 ग्राम होता है और इस बार मैं पूरी तरह से तैयार हूँ कि मैं तुम्हारे अंदर से वो सारे ग्राम्स निकाल लूं। और ये कहकर वो पोल्का को मारने के लिए आगे बढ़ती है और अब पोल्का मिसाकी की तरफ गुस्से से देखता है और वो कहता है कि लाइफ को इतना हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये कहकर उस कमरे के अंदर की जितनी भी सोल होती है पोल्का उनकी पावर का यूज करके एक ब्लू मैजिकल सर्कल क्रिएट करता है और वो कहता है लाइफ मेरे लिए प्लेथिंग है। तभी हम देखते हैं कि उस ब्लू सर्कल के अंदर से एक बहुत बड़ा स्केलेटन का हाथ निकलता है और वो हाथ मिसाकी के आर पार हो जाता है और उसके बाद हमें पता चलता है कि पोल्का ने उस मैजिक की मदद से मिसाकी को खत्म कर दिया है। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जिसने ड्रोन से ये सारी चीजें देख ली थी और वो काफी ज्यादा हैरान था। नेक्स्ट सीन में सागरुआ उस डंजन के अंदर कह रहा होता है कि शायद मैंने अपनी जॉब को अच्छी तरीके से नहीं किया। तभी उसके पास में वो प्रीस्ट लेडी आती है और वो कहती है कि नहीं, तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने कॉर्पस गॉड को हरा दिया और इसी के साथ तुमने अपने टाइटल कैलिमिटी क्रूजर को पूरी तरह से प्राउड किया है। और फिर सागरुआ बताता है कि जब उसने कॉर्पस गॉड पर आखिरी हमला किया था तब उसने एक तरह का टेलीपोर्टेशन मैजिक देखा था। तुम्हें यह तो पता ही है कि मेरे पास इवल आइज है, मैं इसकी मदद से कॉर्पस गॉड की सोल को देख सकता था, लेकिन जब तक मैंने उसकी सोल को देखने का ट्राई किया तब तक वो सोल वहाँ से गायब हो चुकी थी। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या सच में मैंने कॉर्पस गॉड को हरा दिया है या फिर वो अभी भी जिंदा है। तभी वो लड़की कहती है कि कॉर्पस गॉड के जितने भी ट्रेजर्स थे वो सभी यहाँ से गायब हो चुके हैं, तो आपने इस वर्ल्ड को बचा लिया है। तभी सागरुआ कहता है कि मैं भी यही उम्मीद करता हूँ। तभी हम पोल्का को देखते हैं जो कि मरी हुई बॉडी से बात करता है। वो कहता है कि मिसाकी, तुम्हारी वजह से मुझे मेरी सारी पुरानी यादें याद आ गई। और वो कहता है मुझे नहीं पता कि आखिर तुम इस पोल्का नाम की बॉडी को मारने का ट्राई क्यों कर रही थी, लेकिन मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुम मुझे ऐसी जगह पर लेकर आई जहाँ पर काफी सारी मैजिकल पावर है। और तुमने ये बात भी सही कही थी कि हमारा टेक खेलने का टाइम खत्म हो चुका है। और फिर पोल्का वहाँ पर काफी सारे मैजिकल सर्कल को क्रिएट करता है और वो मिसाकी से कहता है कि तुम वहाँ पर सोने की एक्टिंग नहीं कर सकती। अब पोल्का अपने स्केलेटन हैंड से मिसाकी की बॉडी को उठाता है तो उसे पता चलता है कि मिसाकी की मौत हो चुकी है।
नेक्स्ट सीन में पोल्का अपने पास्ट के बारे में बताता है। वो कहता है कि जो भी लोग इवल आइज के साथ पैदा होते हैं वो लोग कभी भी एक पीसफुल लाइफ नहीं जी सकते। और जब मैं छोटा था तब मेरे पेरेंट्स ने मुझे कोर्ट सोर्सरर को भेज दिया और उसके बाद से ही मैं बैटलफील्ड में लड़ने लगा और इसी तरह मैं एक नाइक्रोमेंसर बन गया। मैं बैटल में तब तक लड़ता जब तक अपोनेंट टीम का एम्पायर खत्म ना हो जाए, लेकिन मैं एक पीसफुल लाइफ चाहता था। उसके बाद पोल्का एक केव के अंदर आ जाता है जहाँ पर उसे और भी लोग मिलते हैं, जहाँ पोल्का उन्हें कुछ खाने के लिए देता है और उसके बाद वो लोग भी पोल्का के पास में आ जाते हैं। अब ये चीज देखकर पोल्का को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर इंपीरियल डिजलिंग कॉर्प्स के कुछ सोल्जर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि उनकी सोल्स को खत्म कर दो और इस बात का ध्यान रखना कि नाइक्रोमेंसर उनकी सोल को अपना स्लेव ना बना पाए। और तभी हम देखते हैं कि पोल्का के साथ में जितने भी लोग थे वो उन सभी को मार देते हैं। और फिर पोल्का कहता है कि मुझे एक पीसफुल लाइफ चाहिए थी, लेकिन जितना मैं पीसफुल लाइफ के पास जाता हूँ वो मुझसे उतनी ही दूर हो जाती है। और अब गुस्से में आकर पोल्का वहाँ पर जितने भी सोल्जर होते हैं वो उन सभी को खत्म कर देता है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर काफी सारी सोल चिल्ला रही थी कि हम गलत हैं, प्लीज हमें बचा लो। और फिर पोल्का कहता है कि उसके बाद से मेरी अबोर्डेंट कोल माइंस जल्द ही एक लेबरियन बन गई जहाँ पे काफी सारे कॉर्पस हो गए थे। और ये सब कुछ सोल्जर्स की स्क्राइम्स और मेरे डार्क मैजिक की वजह से हुआ है जो कि उन्हें अट्रैक्ट कर रहा था। लेकिन ये सब कुछ होने के बाद भी मैं एक पीसफुल लाइफ जीना चाहता था और इस चीज के लिए मैंने कई सालों तक वेट किया क्योंकि मैं एक नेचुरल डेथ नहीं मर सकता था। उसके बाद मैंने एक ऐसे पर्सन का वेट किया जो कि मुझे खत्म कर सके। और उसके बाद हमें पता चलता है सागरुआ वही पर्सन है जिसका इंतजार पोल्का कर रहा था। और वही पोल्का कहता है कि मेरा सीक्रेट आर्ट ऑफ रिइंकार्नेशन सक्सेसफुल हुआ। और उसके बाद हम प्रेजेंट के सीन को देखते हैं जहाँ पोल्का कहता है कि ये सब कुछ होने के बाद अभी मैं यहाँ पर हूँ। वो कहता है मुझे नहीं पता कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन इस वर्ल्ड के अंदर मैं मरना नहीं चाहता। उसके बाद पोल्का मिसाकी की बॉडी को देखता है और कहता है कि ये तो एक अटैक में ही मर गई, क्या इसके पास में किसी तरह का हीलिंग पोशन है। अब वो सोचता है कि मिसाकी को मारने से पहले मुझे ये पूछ लेना चाहिए था कि आखिर मैं किस कॉन्टिनेंट से हूँ। इस तरह तो मैं किसी को भी प्रूफ नहीं कर पाऊंगा कि मैं एक असैसिन से डिफेंस कर रहा था। उसके बाद पोल्का काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो सोचता है कि अगर यहाँ के लोगों को पता चला कि मैंने एक मर्डर किया है तो मैं पीसफुल लाइफ नहीं जी पाऊंगा। और फिर पोल्का कहता है कि मैंने मिसाकी को मारते हुए कहा था कि इसे कंटिन्यू करते हैं। और ये सोचकर वो वापस से कहता है कि मैं तो फिर से वही गलतियां कर रहा हूँ जो मैं अपने पिछले जन्म में करता था। तभी हम उस बंदे को देखते हैं जिसका नाम ताकामी होता है। वो कहता है कि मेरे दिमाग का फ्यूज उड़ चुका है, लेकिन तभी उसे क्लेरिसा का कॉल आता है और वो ताकामी से पूछती है कि आखिर काम करने में इतनी देरी क्यों हो रही है, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। तभी ताकामी कहता है कि प्रॉब्लम छोड़ो, यहाँ पर पूरा सिस्टम ही क्रैश हो चुका है, मैं तुम्हें एक वीडियो भेज रहा हूँ, तुम उसे देखो। ताकामी कहता है कि क्या सच में ये शिंजुकू सिटी के अंदर हो रहा है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। उसके बाद हमें मिसाकी के पास्ट के बारे में बताया जाता है जहाँ मिसाकी के पेरेंट्स कहते हैं कि तुम जिसके भी पास रहोगी वो काफी ज्यादा हैप्पी रहेगा। तभी हम देखते हैं कि एक साइको किलर मिसाकी के पेरेंट्स को मिसाकी के सामने ही मार देता है। उसके बाद मिसाकी काफी बड़ी हो जाती है और वो एक पर्सन से कहती है कि क्या तुमने मुझे पहचान लिया। तो वो पर्सन कहता है कि हाँ शायद मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम जाकी किलर हो। अब ये बात सुनकर मिसाकी कहती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। अब वो पर्सन मिसाकी से पूछता है कि क्या तुम क्लेरिस के लिए काम करती हो। तो मिसाकी कहती है कि हाँ मैं उसके लिए काम करती हूँ और मैंने ये भी सुना है कि तुमने काफी सारे लोगों को मारा है, इसीलिए अब तुम्हारे मरने का टाइम भी आ चुका है। उसके बाद मिसाकी पूछती है कि क्या तुम मेरे हाथों से मरकर खुश रहोगे। ये कहकर वो उस पर्सन के हाथ में एक किल ठोक देती है और उस किल से उस पर्सन को काफी ज्यादा दर्द होता है। उसके बाद मिसाकी कहती है कि क्या मैं तुम्हारी तरह हैप्पी दिख रही हूँ जिस तरह तुम उस वक्त हैप्पी दिख रहे थे। और अब ये बात सुनकर उस पर्सन को सब कुछ याद आ जाता है और वो कहता है कि क्या तुम साकमिया फैमिली से हो और क्या तुम ये सब कुछ रिवेंज के लिए कर रही हो। तो मिसाकी कहती है कि नहीं, मैं ये सब कुछ रिवेंज के लिए नहीं कर रही, मैं ऐसा काम करती हूँ क्योंकि मुझे बुरे लोगों को मारने में बहुत मजा आता है। और फिर वो पूछती है कि मैंने अभी तक किसी अच्छे इंसान को नहीं मारा और मुझे ये जानना है कि अच्छे लोगों को मारकर कैसा फील होता है, क्या तुम एक अच्छे इंसान हो। जहाँ वो पर्सन कहता है कि हाँ मैं एक अच्छा इंसान हूँ। ये बात सुनते ही मिसाकी उसे बुरी तरह मार देती है। उसके बाद हमें एक आदमी की आवाज सुनाई देती है। वो कहता है कि मिसाकी एक असेसियन है और वो काफी ज्यादा सनकी है,
लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि आखिर क्लेरिस उस पर इतना भरोसा क्यों करती है। नेक्स्ट सीन में हम मिसाकी को देखते हैं जो कि क्लेरिस के साथ में होती है, जहाँ क्लेरिस उसे एक फोटो दिखाती है और वो कहती है कि ये एक नॉर्मल बॉय है, क्या तुम सच में ये काम करना चाहती हो। इस बात पर मिसाकी हाँ कहती है और वो बताती है कि मैंने अपनी लाइफ में अपना मकसद पा लिया है और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि मैं किस हद तक जा सकती हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि मिसाकी पोल्का के ऊपर एक वेपन से अटैक करती है। उसके बाद मिसाकी एक टेरिस पर आ जाती है और वो कहती है कि मैंने उसे काफी आसानी से मार दिया और ये काम करते हुए मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई। और अब वो सोचते हुए कहती है कि मैं अच्छे लोगों को भी बुरे लोगों की तरह मार सकती हूँ और मेरे आसपास होने से कोई भी लोग खुश नहीं है और अब तो मैं खुद को ही मारना चाहती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से कूदने ही वाली थी, तभी हमें पता चलता है कि उसे ताकामी का कॉल आया है। अब मिसाकी गुस्से में ताकामी को कहती है कि क्या तुम्हें ये नहीं दिख रहा कि मैं सुसाइड कर रही हूँ। इस बात पर ताकामी कहता है कि मैं अपने ड्रोन से ये सारी चीजें देख रहा हूँ, लेकिन मरने से पहले तुम अपना अधूरा काम तो पूरा करो। ये बात सुनकर मिसाकी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और वो कहती है कि क्या वो अभी तक जिंदा है, तो ताकामी कहता है कि हाँ वो जिंदा है। नेक्स्ट सीन में मिसाकी को होश आ रहा होता है और वो कहती है कि क्या मुझे मेरी पुरानी लाइफ का फ्लैशबैक आया था। उसके बाद मिसाकी उठती है और वो कहती है कि मेरे पेट पर तो एक बहुत बड़ा घाव था। तभी हम पोल्का को देखते हैं जो कि अपना मुंह फेर लेता है। अब मिसाकी पोल्का से पूछती है कि आखिर मैं अभी तक जिंदा कैसे हूँ, तो पोल्का बताता है तुम कह सकती हो कि तुम्हें रिबॉर्न किया गया है एक मैजिक की मदद से। तभी मिसाकी वहाँ पर क्लेरिस को भी देखती है तो क्लेरिस उसे अपने पास बुला लेती है और क्लेरिस मिसाकी को चेक करने लग जाती है और वो कहती है कि तुम्हारा शरीर ठंडा पड़ चुका है और तुम्हारी पल्स भी नहीं चल रही, तुम टेंशन मत लो, तुम 100% मर चुकी हो। तभी पोल्का कहता है दूसरे शब्दों में कहें तो तुम एक ज़ॉम्बी बन चुकी हो। अब इन दोनों की बातें सुनकर भी मिसाकी को कुछ भी समझ नहीं आता। नेक्स्ट सीन में हम तातामी को देखते हैं और वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि मेरा नाम तातामी कुराया है और मैं शिंजुकू सिटी का एक ग्रेट बंदा हूँ। मैं अपने ड्रोन और नेट की मदद से एक इंफो ब्रोकर का काम करता हूँ, लेकिन मैं कभी भी किसी भी तरीके के क्राइम में इन्वॉल्व नहीं होता। पर मेरी लाइफ अच्छे तरीके से चल रही थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि मैं इस जंजाल में कैसे फंस गया। उसके बाद हम पोल्का को देखते हैं जहाँ क्लेरिस पोल्का के सामने आ जाती है और वो कहती है कि तुम्हारी डेट को इंटरप्ट करने के लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। और वो कहती है कि क्या मैं खुद को इंट्रोड्यूस करने से पहले तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। और वो पूछती है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो। और फिर वो तातामी से पूछती है कि क्या पोल्का के पास में जो ड्रोन है वो तुम्हारा है। तो तातामी कहता है कि नहीं, वो मेरा ड्रोन नहीं है, मैंने पोल्का के ऊपर से काफी पहले कंट्रोल खो दिया था। तो क्लेरिस तातामी से पूछती है कि क्या कोई ड्रोन बिना आवाज के उड़ सकता है। इस बात पर तातामी कहता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। तभी पोल्का क्लेरिस से कहता है कि मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ, पहले मुझे इसे हील करने दो। उसके बाद हम देखते हैं कि पोल्का अपने मैजिक से मिसाकी को हील करने लग जाता है। अब पोल्का के इस मैजिक को देखकर क्लेरिस तातामी से पूछती है कि मुझे पक्का यकीन है कि ये तुम नहीं कर रहे। तभी तातामी कहता है कि अगर इस तरह की CGI मैं कर सकता तो मैं अपनी लाइफ को और भी बेटर कर देता। अब पोल्का खड़ा हो जाता है और वो उन सभी लोगों से पूछता है कि आखिर तुम लोग कौन हो। तो क्लेरिस कहती है कि हम यहाँ पर मिसाकी का काम खत्म करने और उसका बदला लेने के लिए आए हैं और यही हमारा एक प्लान है। लेकिन सबसे पहले मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि आखिर तुमने मिसाकी के साथ क्या किया है। पोल्का कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने तो उसकी सोल को उसकी बॉडी के अंदर डाला है। उसके बाद पोल्का बताने लग जाता है कि मिसाकी को एक ऐसे सोर्सरर की जरूरत थी जो कि उसके ऊपर रिजरेक्शन मैजिक का यूज कर सके। और अब पोल्का के मुंह से ये बात सुनकर क्लेरिस और उसके साथी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पोल्का की कई बात में से कुछ भी समझ नहीं आता। तो पोल्का कहता है कि क्या तुम लोगों को मैजिक के बारे में नहीं पता। ये कहने के बाद पोल्का उन्हें कुछ मंत्र बताता है, जहाँ क्लेरिस कहती है कि क्या तुम वीडियो गेम की बात कर रहे हो। पोल्का कहता है कि क्या इस वर्ल्ड के अंदर कोई ऐसा इंसान नहीं है जो मैजिक आर्ट परफॉर्म कर सकता हो। तभी क्लेरिस कहती है कि इस वर्ल्ड के अंदर काफी सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को मैजिशियन मानते हैं। और ये कहने के बाद क्लेरिस पोल्का के सामने कुछ अजीब से वर्ड बोलती है और क्लेरिस कहती है कि अगर तुमने किसी चीज के बारे में नहीं सुना होगा तो तुम उसे प्रोनाउंस कैसे कर सकते हो। अब पोल्का समझ चुका था कि इन लोगों को मैजिक के बारे में कुछ भी नहीं पता है। अब पोल्का अपने मैजिकल सर्कल को गायब कर देता है और वो कहता है कि तुम लोगों को हेलुसिनेशन हुआ है। तभी क्लेरिस कहती है कि ये कोई मजाक की बात नहीं, तुम हमें इस तरह बेवकूफ नहीं बना सकते। अब पोल्का वापस से अपने मैजिकल सर्कल
क्रिएट करता है और वो कहता है कि अगर तुम लोग बेवकूफ नहीं हो तो अब तुम्हें बेवकूफ बनना पड़ेगा। तभी वहाँ पर एक पर्सन पोल्का के ऊपर चिल्लाकर कहता है कि तुम एक मॉन्स्टर हो। तो पोल्का अपने मैजिकल सर्कल में से वही स्केलेटन का हाथ निकालकर उसे दबा देता है और वो कहता है कि तुम लोग मुझे इतनी आसानी से नहीं हरा सकते, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें आसानी से मार सकता हूँ। इस बात पर क्लेरिस कहती है कि क्या तुम हमें सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम दे सकते हो। तभी हम तातामी को देखते हैं जो कि ये सारी चीजें देख रहा होता है और तातामी कहता है कि क्लेरिस क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करेगा। तातामी अपने स्क्रीन में पोल्का को देखता है और कहता है कि आखिर ये क्या चीज है, या तो ये बहुत बड़ा बेवकूफ है या फिर इसके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत है। अब पोल्का उन लोगों को देखता है और वो कहता है कि ये लोग मुझे इंपीरियल डेजिंग कॉर्प्स की याद दिला रहे हैं जो कि काफी क्रीपी थे और मैं ये भी सोच रहा हूँ कि क्या मेरे अंदर इतना माना बचा है कि या तो मैं इनसे फाइट कर सकूं या फिर इनसे बचकर भाग सकूं। तभी हमें वहाँ पर एक सायरन की आवाज सुनाई देती है जहाँ क्लेरिस की एक मेंबर कहती है कि क्या तुमने वो आवाज सुनी। तो क्लेरिस कहती है कि हाँ, मैंने हाल ही में उसे बहुत अजीब तरीके से सुना है। तातामी कहता है कि साकुजावा बिल्डिंग के अंदर आग लग गई है, मैं तुम्हें सारे कैमरा फुटेज भेज रहा हूँ। क्लेरिस उन फुटेज को देखती है और कहती है कि ये देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है और मुझे उन बच्चों की काफी ज्यादा टेंशन हो रही है, लेकिन हमें ये सारी चीजें फायर डिपार्टमेंट के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। तभी हम पोल्का को देखते हैं जो कि अपने मैजिक का यूज करके एक आंख बना देता है और वो भी उस पैनल पे ये सारी चीजें देखने लग जाता है। अब पोल्का क्लेरिस से पूछता है कि आखिर तुम उस पैनल पर क्या देख रही थी। अब क्लेरिस पोल्का को बताती है कि यहाँ पर साकुजावा बिल्डिंग के अंदर एक बिना लाइसेंस की नर्सरी है जहाँ याकुजाज के ऑर्फन बच्चे रहते हैं और उनकी मदर नाइट लाइफ बीज का काम करती है और अभी अभी उस बिल्डिंग में आग लग गई है। ये बात सुनकर पोल्का को अपने पास्ट का एक सीन याद आता है और फिर पोल्का क्लेरिस से कहने लग जाता है कि मुझे उस जगह पर लेकर चलो। अब क्लेरिस कहती है कि वो बच्चे तुम्हारे लिए स्ट्रेंजर है। तो पोल्का कहता है कि मैं काफी बार जल चुका हूँ और मुझे पता है आग से काफी ज्यादा दर्द होता है और मैं नहीं चाहता कि बच्चे इतना दर्द सहन करे। उसके बाद क्लेरिस तातामी से कहती है कि तुम पोल्का को उस जगह पर लेकर जाओ। तो तातामी कहता है कि क्लेरिस क्या तुम पागल हो गई हो, कहीं ये बहाना बनाकर वहाँ से भाग गया तो क्लेरिस कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम इस पर नजर बनाए रखो। नेक्स्ट सीन में तातामी पोल्का को उस बिल्डिंग के पास लेकर जाता है। उसके बाद पोल्का अपने मैजिक का यूज करके उस बिल्डिंग के पास जाने लगता है। अब पोल्का उस बिल्डिंग के नीचे खड़ा था और वो अपनी इवल आइज का यूज करके देखता है जहाँ उसे उन बच्चों की लाइफ फोर्स दिख जाती है। अब पोल्का को उन बच्चों की लोकेशन पता चल चुकी थी। उसके बाद वो अपने स्केलेटन हैंड का यूज करता है और उस बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। अब पोल्का वहाँ जाने के बाद कहता है कि क्या ये तुम्हारे बच्चे हैं। तभी हम उन बच्चों के पास में काफी सारी सोल्स को देखते हैं। अब पोल्का उनसे कहता है कि अगर ये तुम्हारे बच्चे हैं तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। उसके बाद पोल्का अपने मैजिक का यूज करके वहाँ पर 4 स्केलेटन क्रिएट कर देता है और उसके बाद वो चारों सोल उन स्केलेटन के अंदर चली जाती है और वो स्केलेटन भी उन बच्चों को उठाकर खिड़की के पास ले आते हैं। तभी एक बच्चे की आंख खुलती है और वो देखती है कि वो जिसकी गोद में है वो तो उसके पापा है, क्योंकि उसी स्केलेटन के अंदर उसके फादर की सोल थी। नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि पोल्का ने उन सभी बच्चों को अपने स्केलेटन हैंड से बचा लिया है और ये सारी चीजें देखकर तातामी कहता है कि आखिरकार अब सब कुछ ठीक हो गया। और अब वो फिर से पोल्का को देखता है और कहता है कि आखिर ये क्या चीज है, मुझे यकीन नहीं होता ये जलती हुई बिल्डिंग के अंदर गया और वापस जिंदा लौट भी गया और इसने तो मिसाकी की लाइफ को 1 मिनट में टॉय की तरह ट्रीट किया और वहीं दूसरी तरफ इसने कई सारे बच्चों को मरने से बचा लिया। और फिर तातामी क्लेरिस से कहता है कि पोल्का हमारी तरह इंसान नहीं है, वो एक मॉन्स्टर है। तो क्लेरिस तातामी से कहती है कि क्या तुम अबोर्डेंट बिल्डिंग में वापस आओगे, क्योंकि मिसाकी को होश आने वाला है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्लेरिस मिसाकी का चेकअप करने लग जाती है और मिसाकी पोल्का से कहती है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, क्या सच में मैं मर चुकी हूँ। और तभी हम पोल्का को देखते हैं जो कहता है कि इस मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर भी बच्चों को डिजास्टर और सफर से गुजरना पड़ता है, आखिर एक पीसफुल लाइफ के लिए क्या चाहिए होता है। तभी क्लेरिस कहती है कि पीस से तुम्हारा क्या मतलब है और वो बताने लग जाती है कि मेरे हिसाब से कुछ लोगों का पीस मनी होता है। इस बात पर पोल्का कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा, मनी भी एक पीसफुल लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद क्लेरिस पोल्का से पूछती है कि आखिर तुम क्या चाहते हो और इस सिटी के अंदर तुम्हारा क्या गोल है। पोल्का कहता है कि अगर इस सिटी के अंदर भी मैं एक नाइक्रोमेंसर हूँ तो मैं अपने मैजिक का यूज
यूज करके काफी सारा पैसा कमाना चाहता हूँ और फिर मैं आसानी से एक पीसफुल लाइफ जी पाऊंगा। उसके बाद क्लेरिस कहती है कि मुझे नहीं लगता कि अंदर से तुम पोल्का हो, लेकिन चाहे कुछ भी हो तुम यहाँ पर काफी दूर से आए हो, इसीलिए मैं ये काम करने में तुम्हारी मदद करूंगी। और फिर क्लेरिस कहती है कि मैं तुम्हारे लिए 2 लोगों को असाइन कर रही हूँ और वो दोनों इस सिटी के अंदर तुम्हारी बहुत मदद करेंगे। और क्लेरिस उन दोनों का नाम बताती है, जिसमें से एक मिसाकी और दूसरा तातामी होता है। और ये बात सुनकर तातामी कहता है कि क्लेरिस ने मुझे कहाँ फंसा दिया। नेक्स्ट सीन में हम मिसाकी को देखते हैं जो कि न्यूज देख रही होती है और उस न्यूज में बताया जाता है कि कैसे पोल्का ने उन बच्चों की जान बचाई है। तभी तातामी कहता है कि उस बिल्डिंग की खिड़की पर काफी सारे लोगों ने बोन से बना स्केलेटन देखा है, लेकिन उन स्केलेटन के होते हुए भी सारे बच्चे सुरक्षित है। तभी मिसाकी कहती है कि ये प्रोग्राम अनलाइसेंस चाइल्ड केयर के बच्चों को बचाने वाले इशू को कितनी अच्छे से हैंडल कर रहा है। तभी हम पोल्का को देखते हैं जो कि अपने स्केलेटन की मदद से सारे सामान को सही जगह पर रख रहा होता है। और फिर पोल्का इस वर्ल्ड के बारे में और भी जानने के लिए वेल्स और डॉल्फिन के ऊपर इंसाइक्लोपीडिया पढ़ रहा होता है। और वहीं तातामी मिसाकी से कहता है कि क्या तुम्हें पोल्का के साथ रहने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, क्योंकि इसी ने तुम्हें मारा था। तो मिसाकी कहती है कि मुझे इसके साथ में बहुत मजा आ रहा है। तभी तातामी कहता है मुझे लगा ही था कि तुम पूरी तरह से पागल हो गई हो। तभी पोल्का तातामी से कहता है मुझे पता है कि तुम्हारा मेरे साथ रहना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प को काफी ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। उसके बाद पोल्का कहता है कि मैं काफी ज्यादा अजीब हूँ और मुझे तो इस वर्ल्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता। और अब तातामी घबराते हुए एक सीन को याद करता है और वो कहता है कि क्या सच में अब तुम यहाँ पर रहने वाले हो? तो आखिर तुमने पोल्का की फैमिली से क्या कहा है? तो पोल्का जवाब देता है, वो कहता है कि अभी समर वेकेशन चल रहे हैं, इसीलिए मैंने पोल्का की फैमिली वालों को कहा है कि पोल्का एक सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी पर है। और क्लेरिसा ने मुझे एक आइडिया दिया है कि मैं पोल्का की फैमिली वालों को कुछ कार्ड भेजता रहूं ताकि उन्हें कुछ भी पता ना चले। तभी ताकामी कहता है अच्छा तो ये तुम्हारी ट्रिक है जिसे तुम पोल्का की मौत को छुपा सको। तभी पोल्का कहता है कि समर वेकेशन के बाद मुझे क्या करना है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इस बॉडी और फैमिली नाम के अलावा कुछ भी नहीं जानता। तभी तातामी पोल्का से कहता है कि क्या तुम इसके ब्रेन से कोई मेमोरी नहीं निकाल सकते जैसा कि पहले तुमने लैंग्वेज के साथ किया था? तभी पोल्का कहता है कि लैंग्वेज को रिट्रीव करना बहुत ही आसान है, लेकिन यादें जितनी पुरानी होती है उन्हें याद करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस बॉडी की लास्ट यादें इतनी खतरनाक थी, इसीलिए वो मुझे अभी भी याद है। उसके बाद तातामी कहता है कि अनदर वर्ल्ड, मॉन्स्टर, स्केलेटन, अब इन सब पे बिलीव करना काफी आसान हो गया है। अब पोल्का कहता है मुझे अभी भी नहीं लगता कि ये अनदर वर्ल्ड है, क्योंकि इस वर्ल्ड के अंदर भी वेल मैमल्स है जो कि हमारे वर्ल्ड के अंदर लेजेंडरी बीस्ट होते हैं। खैर इस वर्ल्ड में एक चीज अच्छी है कि यहाँ पर ग्लेवुड रिलीजन नहीं है। तभी तातामी पोल्का से पूछता है कि आखिर ये ग्लेवुड रिलीजन क्या होता है? तभी पोल्का कहता है कि वो लोग मुझे अबोमिनेशन की तरह ट्रीट करते थे और वो मुझे डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, क्योंकि वहाँ पर मैं एक कोलोसल स्केलेटन था। तो तातामी याद करता है कि कैसे पोल्का के पीछे एक बहुत बड़ा स्केलेटन दिखाई दे रहा था। और फिर पोल्का कहता है कि अगर तुम्हारे वर्ड में कहा जाए तो मैं एक कॉर्पस गॉड था, लेकिन मुझे उन लोगों के बारे में पता लगाना है जिन्होंने इस बॉडी को मारने के लिए पेमेंट किया था। तभी तातामी कहता है कि मुझे और मिसाकी को इसके बारे में नहीं पता कि आखिर वो क्लाइंट कौन था। क्या तुमने क्लेरिसा को इसके बारे में पूछा? तो पोल्का हाँ में जवाब देता है और वो कहता है कि मैंने क्लेरिसा से पूछा था, लेकिन उसने बताया कि ये एक सीक्रेट है और उसी चीज के बदले में उसने मुझे यह अपार्टमेंट दिया है। और क्लेरिसा ने मुझसे यह भी कहा था कि अब वो ऐसा मिशन नहीं लेगी जिसमें उसे मारने की बात हो। तो तातामी कहता है अच्छा तो ये बातें सुनकर तुमने क्लेरिसा पर ट्रस्ट कर लिया। और वो बताता है कि इस सिटी के अंदर ऐसे काफी सारे ग्रुप्स हैं जो कि पैसों के बदले काम करते हैं, लेकिन मैं तो ये सोचता हूँ कि आखिर तुम्हारे जैसे पागल को कोई क्यों मारना चाहेगा सिवाय लेमिंग से। अब ये वर्ड सुनकर पोल्का पूछता है कि आखिर लेमिंग्स क्या है, लेकिन तातामी बात काटते हुए कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं कहा। तभी हम मिसाकी को देखते हैं जो कि वहाँ पर जितने भी स्केलेटन के हैंड होते हैं वो उनसे खेलने लग जाती है। और इस चीज को देखकर तातामी पोल्का से कहता है कि तुम्हारे साथ में एक और पागल है, क्या तुम्हें इससे कोई दिक्कत है? तो पोल्का कहता है कि इसने जिसको मारा वो पोल्का था, आखिर मुझे इससे क्या प्रॉब्लम होगी? और फिर तातामी मिसाकी की तरफ देखकर कहता है कि क्या इस पागल को जिंदा करना जरूरी था? तभी पोल्का कहता है कि इस बॉडी का ओनर पोल्का जिसने मिसाकी को उसे मारने पर माफ कर दिया था। तो तातामी पूछता है कि आखिर तुम्हें कैसे पता? क्या तुमने पोल्का से बात की?
तो पोल्का कहता है कि हाँ मैंने उससे बात की, इवन वो भी अभी यहीं पर है। और फिर वो ड्रोन की तरफ इशारा करता है और वो कहता है कि यही पोल्का शिनोयामी है। उसके बाद पोल्का बताता है कि जिस टाइम मैं इस बॉडी के अंदर आया था तब पोल्का शिनोयामा की सोल इस बॉडी के अंदर थी, तो मैंने उसकी सोल को इस ड्रोन के अंदर डाल दिया। और अब ये बात सुनकर तातामी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और अब वो पूछता है कि क्या तुम सोल को बॉडी या क्लॉथ के साथ स्वैप कर सकते हो? तो पोल्का कहता है कि हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ, मेरे लिए ये मायने नहीं रखता, मेरे लिए सारे ह्यूमंस एक डॉल और टॉय की तरह है। अब तातामी पोल्का की तरफ देखता है और वो कहता है कि क्या तुम्हारे लिए ह्यूमन लाइफ प्लेथिंग है? अब पोल्का कहता है कि मुझे एक पीसफुल लाइफ चाहिए, इसके लिए अब मुझे मनी अर्न करना पड़ेगा। और वो पूछने लग जाता है कि क्या तुम्हारे पास में कोई काम है जो मैं कर सकता हूँ? तभी मिसाकी पोल्का की तरफ देखती है और वो कहती है कि क्यों ना हम लोगों का मर्डर करें। तो अब पोल्का सोचने लग जाता है और वो कहता है कि एसोसिएशन वाला काम मेरे लायक नहीं है। तो मिसाकी कहती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने आसानी से मुझे तो मार दिया था। और अब पोल्का कहता है वैसे ये आइडिया बुरा भी नहीं है। और अब इन दोनों की बातें सुनकर तातामी गुस्से में कहता है कि आखिर तुम ऐसी बातें कैसे कर रहे हो? और फिर वो मिसाकी को डांटते हुए कहता है कि तुम पोल्का को इतना मत चढ़ाओ। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई पर्सन मिसाकी से मिलने के लिए आया था और अब वो मिसाकी को बाहर बुलाता है और वो कहता है कि मेरे पीछे काफी सारे हिटमैन पड़े हैं, वो लोग मुझे कभी भी मार सकते हैं, तो मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो मिसाकी कहती है कि मैं तो अभी दूसरे काम में हूँ। और अब ये बात सुनकर वो पर्सन मिसाकी से रिक्वेस्ट करने लग जाता है। तभी हम पोल्का को देखते हैं जो कि उस पर्सन के नीचे बैठ जाता है और वो कहता है कि मैं आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता हूँ। और अब ये बात सुनकर वो पर्सन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी मिसाकी कहती है कि अगर पोल्का इस काम को कर रहा है तो मैं भी इस काम को करूंगी। नेक्स्ट सीन में वो लोग एक वेयरहाउस के पास आ जाते हैं और वो पर्सन मिसाकी को बताता है कि इस वेयरहाउस के अंदर काफी सारे हिटमैन हैं और वो सारे लोग जिम्बा के लिए काम करते थे। और जिम्बा वही पर्सन है जिसने मिसाकी के पेरेंट्स को मारा था। और अब वो पर्सन मिसाकी को बताता है कि ये हिटमैन काफी ज्यादा खतरनाक है। और अब मिसाकी उस वेयरहाउस के पास जाकर देखने लग जाती है। तभी कुछ गुंडे मिसाकी के ऊपर हमला कर देते हैं। मिसाकी कहती है कि ये एम्बुश है और ये कहने के बाद वो उन लोगों से फाइट करने लग जाती है। मिसाकी उन सभी को अच्छी तरह पीटती है और वो कहती है कि तुम सब लोग काफी बेकार इंसान हो। लेकिन तभी एकदम से कोई मिसाकी के ऊपर पीछे से फायर करता है। तभी हम देखते हैं कि फायर करने वाला वही पर्सन होता है जो कि मिसाकी के पास ये रिक्वेस्ट लेकर आया था। असल में ये पर्सन भी मिसाकी से बदला लेना चाहता था क्योंकि मिसाकी ने ही उसके बॉस को मारा था। तभी हम पोल्का को देखते हैं जो कि वहीं पर खड़ा था। वो कहता है कि अब मैं सब कुछ समझ गया हूँ। तो वो पर्सन पोल्का से पूछता है कि आखिर तुम क्या समझे हो? तो पोल्का कहता है कि मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता हूँ। तभी वो पर्सन पोल्का से कहता है कि तुम्हें भी जाकी की तरह मार दिया जाएगा। तो पोल्का उस पर्सन को बताता है कि मिसाकी नहीं मर सकती, वो असल में एक ज़ॉम्बी बन चुकी है। और तभी हम मिसाकी को देखते हैं जिसकी आंखों का कलर बदल जाता है और अब वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं मिसाकी उन्हें उठाकर दूर फेंक देती है। तभी हम पोल्का को देखते हैं जिसे तातामी का कॉल आता है। तो पोल्का कहता है कि क्या ऐसी सिचुएशन में मुझे तातामी से बात करनी चाहिए। उसके बाद हम मिसाकी को देखते हैं जो कि अकेले ही सारे हिटमैन को सबक सिखा देती है। और उसके बाद हमें पता चलता है कि आखिर पोल्का ने नीचे बैठकर क्यों कहा था कि मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता हूँ। असल में पोल्का उस वक्त उन सोल से बात कर रहा था जिनको इन हिटमैन्स ने मारा था। और अभी प्रेजेंट टाइम पे वो सारी सोल्स उस हिटमैन के पैर को पकड़ लेती है। और अब पोल्का अपने मैजिक का यूज करके स्केलेटन हैंड निकालता है और उन सभी को मसल देता है। पोल्का उन सोल से कहता है कि अब मैं इन लोगों को और किसी को मारने नहीं दूंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर जितनी भी सोल्स होती है वह धीरे धीरे गायब होने लग जाती है। तभी पोल्का तातामी से कहता है कि ये जॉब मैंने अपनी मर्जी से की थी, इसीलिए मुझे इसका कोई भी पेमेंट नहीं मिला। नेक्स्ट सीन में वो वापस घर पर आ जाते हैं जहाँ मिसाकी आईने के सामने खड़ी हो जाती है और वो कहती है कि मुझे तो गोलियां लगी थी, तो आखिर उसका निशान क्यों नहीं दिख रहा? अब मुझे लगता है कि मैं सच में मॉन्स्टर बन गई हूँ। अब पोल्का अपना मुंह फेर लेता है और वो कहता है कि क्या इस वर्ल्ड की लड़कियों को थोड़ी सी भी शर्म नहीं है? तभी तातामी पोल्का से कहता है कि आखिर तुमने उन मरे हुए बच्चों की बात क्यों सुनी जबकि तुम्हारे लिए तो ह्यूमन लाइफ एक प्लेथिंग है। तो पोल्का कहता है कि मैं ये मानता हूँ कि ह्यूमन लाइफ मेरे लिए एक टॉय जैसी है, लेकिन एक टॉय बच्चे को काफी ज्यादा खुश करता है और इसीलिए मैं किसी भी बच्चे को मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ूंगा और इसीलिए मैं हर एक लाइफ की केयर करता हूँ। तभी तातामी सोचता है कि पोल्का और मेरे बीच में
काफी डिफरेंस है एक टॉय को देखने के लिए। मैं मानता हूँ कि पोल्का काफी ज्यादा खतरनाक है और फिर वो अपने पास्ट के बारे में सोचने लग जाता है, जहाँ वो कह रहा होता है कि अगर हमने पोल्का को नहीं मारा तो हमें पैसे नहीं मिलेंगे। और अब प्रेजेंट टाइम पे वो ये बातें सोचकर कह रहा होता है कि इस बार मैं और मिसाकी गलत निकले। और अब पोल्का तातामी से माफी मांगता है क्योंकि उसने तातामी से गलत तरीके से बात की थी। तभी तातामी कहता है कि इतना कैजुअल होना अच्छी बात है, क्योंकि अगर तुम्हारी दूसरी लाइफ को देखा जाए तो तुम मुझसे काफी बड़े हो। उसके बाद हम क्लेरिसा को देखते हैं जिसे तातामी ने आज की सारी इंफॉर्मेशन दे दी थी। उसके बाद क्लेरिसा कहती है कि पोल्का के ऊपर जितने भी अटैक होने वाले थे वो सब मैंने रुकवा दिए हैं, और जो कुछ भी आज पोल्का के साथ हुआ है वो एक इशू ना बने, इसकी जिम्मेदारी मैं तुम्हें देती हूँ। और अब ऐसा लगता है कि पोल्का ने काफी सारे दुश्मन बना लिए हैं। नेक्स्ट सीन में हम एक अपार्टमेंट देखते हैं जहाँ पर एक पर्सन कहता है उस पागल को इन सारे कारनामों की वजह से पे करना पड़ेगा। उसके बाद वो एक रूम खोलता है और वो कहता है कि यहाँ पर जितनी भी आर्मरी है उन सबको उठा लो। लेकिन तभी वो अंदर देखता है जहाँ उसे काफी सारा खून दिखता है और वो सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। और ये देखने के बाद उसका जो साथी होता है वो भी वहाँ से गायब हो जाता है। वो कहता है कि ये मजाक का टाइम नहीं है। उसके बाद वो पर्सन कहता है कि कहीं ये लेमिंग तो नहीं। तभी एकदम से उस पर्सन के पीछे एक हाथ आता है और वो उसे मार देता है। उसके बाद हम पोल्का को देखते हैं जो कि वैम्पायर्स के बारे में पढ़ रहा होता है, और ये चीज देखकर मिसाकी कहती है कि वैम्पायर्स तो काफी ज्यादा कूल होते हैं। इस बात पर पोल्का कहता है कि अगर मेरे पास इनफ माना होगा तो मैं तुम्हें वैम्पायर भी बना सकता हूँ। अब वो दोनों इसी तरह बातें कर रहे होते हैं जहाँ तातामी उन दोनों को ही देख रहा था, और वो कहता है मुझे नहीं पता कि ये मॉन्स्टर और ज़ॉम्बी आपस में कब तक खेलने वाले हैं, लेकिन सच बताऊं तो मैं अपनी लाइफ में काफी ज्यादा बोर हो रहा था और अब तो मुझे कुछ इंटरेस्टिंग करने को मिल गया है। तभी हम तातामी की स्क्रीन को देखते हैं जहाँ वो किसी तरह का डाटा कलेक्ट कर रहा होता है। तभी हम क्लेरिसा के पास में एक लेडी को देखते हैं जो कहती है कि आपको पोल्का के बारे में क्या लगता है। तभी क्लेरिसा कहती है कि पोल्का कुन के बारे में। वो लेडी कहती है कि आप लोग इतना करीब आ चुके हो कि अब आप उसे पोल्का कुन कह रही हो। तो क्लेरिसा कहती है कि नहीं, वो बच्चों को लेकर काफी ज्यादा सॉफ्ट है और यही चीज उसे वीक बनाती है। तभी वो लेडी क्लेरिसा से कहती है कि आप मानो या ना मानो, लेकिन बच्चे तो आपके लिए भी बहुत बड़ी कमजोरी है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर क्लेरिसा को किसी का कॉल आता है और क्लेरिसा पूछती है कि क्या सच में पोल्का शिनोयामा एक हाई स्कूलर है। तभी क्लेरिसा फोन पर बात करती है और वो कहती है कि लगता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई गद्दार है, इसीलिए मैं हमारी रिलेशनशिप को कुछ टाइम के लिए होल्ड पर रखती हूँ। और ये कहकर वो कॉल कट कर देती है। अब वो लेडी फिर से क्लेरिसा से पूछती है कि क्या सच में पोल्का एक हाई स्कूलर है। तो क्लेरिसा कहती है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन चाहे कुछ भी हो हमें एक फालतू के क्लाइंट से छुटकारा मिला और अभी के लिए हमारे लिए यही बड़ी बात है और इसी चीज के लिए हम सेलिब्रेट करते हैं। और वो कहती है कि पोल्का कुन अपने लिए एक डांस पार्टनर चुन लो। नेक्स्ट सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि बार के बाउंसर से माफी मांग रहा होता है और वो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि एक बियर 60,000 यान की होगी। और ये सीन यही कट हो जाता है। और उसके बाद हम एक और लड़के को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा नशे में होता है और वो कहता है कि मैंने सुना है बार के अंदर से सभी लोगों को निकाला जा रहा है। तभी वो वेटर हाँ कहता है और वो बताता है कि मैंने उस 4th फ्लोर वाली बिल्डिंग के बारे में सुना है। अब वो लड़का खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि क्लेरिसा सेन कहाँ है। तभी वो वेटर बताता है कि क्लेरिसा मिडनाइट पर यहाँ आएगी। तभी वो लड़का वापस से वेटर से पूछता है कि क्या कुछ चल रहा है, और अब वो वेटर काफी ज्यादा घबराते हुए कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और उसके बाद वो लड़का कहता है कि मैंने उस बिल्डिंग के बारे में सुना है जहाँ पर काफी ज्यादा आग लगी थी और मैंने वहाँ के कोवर्कर से सुना है कि उन्होंने वहाँ पर बहुत बड़े बड़े स्केलेटन देखे। और फिर वो कहता है कि स्केलेटन में इतनी हैरान होने वाली क्या बात है, अगर हम भी मर गए तो हमारा भी स्केलेटन बन जाएगा। और उसके बाद वो लड़का वहाँ पर एक वेटर लड़की को छेड़ने लग जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक दूसरा लड़का आ जाता है जो कि उसे एक जोरदार पंच मारता है। तभी वो वेटर घबराते हुए कहता है कि प्लीज तुम लोग यहाँ पर झगड़ा मत करो। उसके बाद हम उन सबको देखते हैं जो कि वहाँ पर पिज्जा पार्टी कर रहे होते हैं। तभी तातामी कहता है कि मैं ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हूँ कि मिसाकी के घाव बहुत जल्दी बढ़ जा रहे हैं। तो पोल्का तातामी को बताता है कि अभी के टाइम पे मिसाकी के पास में सेल्फ हीलिंग की पावर है और यहाँ तक कि ये रो मीट खाकर खुद को हील भी कर सकती है। और अब ये बात सुनकर मिसाकी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है कि ये तो काफी अच्छी बात है। और फिर
पोल्का बताने लग जाता है कि मिसाकी के सलाइवा में एक पैरालिटिक इफेक्ट है, जिससे अगर ये किसी और को काटेगी तो वो पैरालाइज हो जाएगा। और अब ये बात सुनकर मिसाकी पोल्का के पास आ जाती है और वह उसे ही काट लेती है और मिसाकी के काटने से पोल्का पैरालाइज हो जाता है। और अब मिसाकी तातामी की तरफ देखती है और वो कहती है कि क्या तुम्हें भी किस चाहिए। और अब तातामी चिल्लाकर कहता है कि हर वुमेन को ऐसा लगता है कि किस उनके लिए एक सरप्राइज है। वो कहता है कि मुझे तुमसे किस नहीं चाहिए क्योंकि तुम एक ऐसी मॉन्स्टर हो जिसे मॉडर्न सोसाइटी ने बनाया है। उसके बाद हम पोल्का को देखते हैं जो कि अभी भी पैरालाइज होता है और पोल्का सोच रहा होता है कि क्या इस वर्ल्ड के अंदर भी बोगीमैन या कैलिमिटी क्रूजर की तरह होगा जैसे कि पिछले वर्ल्ड में था। उसके बाद हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि उसी रॉक के ऊपर खड़ा था जिस रॉक को पोल्का ने अपने स्केलेटन हैंड का यूज करके उन सभी हिटमैन को क्रश करके बनाया था। और वो पर्सन उस रॉक को तोड़ देता है और उसे देखकर वहां पर दो पुलिस वाले आ जाते हैं और वो कहते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। नेक्स्ट सीन में हम उसी पर्सन को देखते हैं जो कि बाहर के बाउंसर से माफी मांग रहा होता है। तभी हम उसका चेहरा देखते हैं जहाँ पर उसके चेहरे पर खून लगा हुआ था, लेकिन फिर भी वो काफी ज्यादा हंस रहा था। तभी हम दूसरी एंगल से देखते हैं जहाँ हमें पता चलता है कि उस पर्सन ने उन सारे बाउंसर को मार दिया था। और नेक्स्ट सीन में हम उस दूसरे पर्सन को देखते हैं जिसने काफी ज्यादा नशा कर रखा था और वो कहता है कि मैं आज काफी ज्यादा करीब था क्लेरिसा चैन को देखने के लिए, लेकिन आज मैं फिर उसे नहीं देख पाया और इस चीज से मेरा दिमाग खराब हो रहा है। उसके बाद हम तातामी को देखते हैं जो कि पोल्का से पूछता है कि क्या तुम्हारे वर्ल्ड के अंदर भी लोगों की 10 उंगलियां थी। इस बात पर पोल्का हाँ कहता है और वो कहता है कि कुछ लोग होते हैं जिनकी 10 उंगलियां नहीं होती। और अब तातामी फिर से पोल्का से पूछता है कि क्या दूसरे वर्ल्ड के लोग भी बिल्कुल हमारी तरह दिखते हैं और क्या उस वर्ल्ड में भी मैजिक बिल्कुल इसी वर्ल्ड की तरह है। उसके बाद हम मिसाकी को देखते हैं जो कि पोल्का को जमीन से उठाकर सीट पर बिठा देती है और फिर पोल्का तातामी को बताने लग जाता है कि ये वर्ल्ड मेरे वर्ल्ड से किसी तरह तो कनेक्ट है। तभी तातामी पोल्का से कहता है कि तुम्हारा पैरालिसिस चला गया। तभी मिसाकी कहती है कि मैं पैरालिसिस अटैक का यूज करूंगी क्योंकि पहले मुझे बार बार नेल गन का यूज करना पड़ता था, लेकिन अब मेरे पास नेल्स को बचाने का मौका है। तातामी पोल्का से कहता है कि तुम्हारे पास तो बहुत सारी ट्रिक है और तुमने उसी ट्रिक का यूज करके उन सारे हिटमैन को पत्थर के अंदर घुसाया था। इस बात पर पोल्का कहता है कि वो हिटमैन अभी भी जिंदा है, मैंने उन्हें नहीं मारा था, लेकिन तुम लोग चिंता मत करो क्योंकि मैंने उनकी ऐसी हालत कर दी है कि अब वो किसी को भी नहीं मारेंगे। नेक्स्ट सीन में हम उसी वेयर हाउस को देखते हैं जहाँ पर काफी सारे पुलिस वाले आ चुके थे और वो पुलिस वाले वहाँ पर जितनी भी चीजें होती है उनको इन्वेस्टिगेट करने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर दो पर्सन आते हैं जो कि उन सभी चीजों को देखकर कहते हैं कि मैंने पहले कभी भी ऐसी ह्यूमन स्क्वायर नोट नहीं देखी। तभी वहाँ पर एक पर्सन कहता है कि यह कोई वंडर वाली बात नहीं है कि MIU ने हमें यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए बुलाया है क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट के अलावा ऐसा काम कोई भी नहीं करता। अब वो सभी लोग सोचने लग जाते हैं कि आखिर ऐसा काम किसने किया है, लेमिंग्स ने या ग्रीम रेपर ने। तभी हमें उन दोनों पर्सन के बारे में बताया जाता है जिसमें से जो नशे की हालत में था उसका नाम तसुबाकी होता है और दूसरा जिसने उस बार के बाउंसर को मारा था उसका नाम गोजाबुरु होता है और ये दोनों पर्सन शिंजुकु सेफ्टी डिवीजन के लिए काम करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम शिंजुकु सिटी के पुलिस स्टेशन को देखते हैं जहां तासुबाकी बाकी के पुलिस वालों को कुछ प्रिजनर्स के बारे में बता रहा होता है। वो कहता है कि द रिडल क्रूजर और प्रिजनर ये सब वो कैदी है जो कि अभी मौत के कगार पर है या फिर यूं मान लो कि वो पहले ही मर चुके हैं। तभी हम एक लड़के को देखते हैं जो कहता है कि आखिर इन कैदियों को इतना वियर्ड नाम किसने दिया। ये बात सुनकर तासुबाकी को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि इन कैदियों को यह नाम मैंने दिया है और तुम मुझे ये बताओ कि इन नाम के अंदर क्या बुराई है। तभी गोजाबुरु कहता है कि तासुबाकी खुद को लेकर काफी ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस है और उसके बाद वो उन सभी पुलिस वालों से कहता है कि हम इस केस को पब्लिकली ओपन नहीं होने देंगे क्योंकि अगर इस केस के बारे में पब्लिक को पता चला तो कोई भी इस केस के ऊपर विश्वास नहीं करेगा और ये बातें सुनकर पूरी सिटी में भगदड़ मच जाएगी। उसके बाद तासुबाकी बाकी के पुलिस वालों को बताने लग जाता है कि ग्रीम रीपर, फायर ब्रीथिंग बग्स और लेमिंग्स किस काम के पीछे हो सकते हैं क्योंकि वो सिटी के अंदर काफी ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। और वो कहता है कि जब बिल्डिंग के अंदर आग लगी थी तब वहाँ पे काफी सारे स्केलेटन दिखाई दिए थे और कल जो हादसा हुआ वहाँ पर हमें लेमिंग्स के पैरों के निशान मिले और ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ पर हमें स्केलेटन दिखे वहाँ की आग फायर ब्रीथिंग ने लगाई हो और ऐसा पहली बार हुआ है कि कुछ होने से पहले ही हमें काफी सारे सबूत मिल गए हैं। तभी एक लेडी कहती है कि जहाँ पर हमें ह्यूमन नोट्स दिखाई दिए वहाँ पर हमें लेमिंग्स के पैर के निशान भी दिखाई दिए थे। तभी एक पुलिसमैन खड़ा होता है
और वो कहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि जो स्केलेटन हमें दिखाई दिया वो एक CGI हो। तभी वो लेडी कहती है कि हर वीडियो के अंदर स्केलेटन का पर्सपेक्टिव एकदम इक्वल था और अगर ये वीडियो फेक हुई तो हमारे जितने भी एविडेंस है वो सारे के सारे खारिज निकल जाएंगे। तभी एक दूसरा पुलिसमैन कहता है कि अगर वो CGI होता तो वो बच्चे उस बिल्डिंग से बाहर कैसे आते। तभी तासुबाकी उन्हें चुप करते हुए कहता है कि तुम इतनी चिंता मत करो, इससे बाकी के लोग पैनिक हो जाएंगे क्योंकि अभी तक हमने जितने भी क्रिमिनल पकड़े हैं वो सारे के सारे स्किल्स पर्सन थे और वैसे भी हमारा सामना किसी ड्रैगन और समनिंग मैजिक से नहीं होने वाला। और तभी हम गोजाबुरु को देखते हैं जो कि एक स्केच बनाता है। तभी तासुबाकी उन सभी को मोटिवेट करता है और वो कहता है कि आगे चलकर हम उन सभी क्रिमिनल को पकड़ लेंगे। नेक्स्ट सीन में हम पोल्का को देखते हैं जो कि मैजिक ट्राई कर रहा होता है और वो कहता है कि अब मैं मैजिक अच्छे से परफॉर्म कर पा रहा हूँ। और फिर पोल्का कहता है कि मैंने पोल्का कुन की सोल को इस सार के अंदर डाल दिया है और वो तातामी से कहता है कि अब तुम अपना ड्रोन वापस ले सकते हो। और अब तातामी उस ड्रोन को लेकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी हम पोल्का को देखते हैं जो कि पोल्का कुन से बात करता है। वो कहता है कि मुझे कुछ टाइम के लिए तुम्हारी बॉडी की जरूरत है लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जल्द ही मैं तुम्हारी बॉडी को वापस कर दूंगा। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मिसाकी आ जाती है और मिसाकी वो शार्क वाला टॉय देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और अब मिसाकी उस शार्क को हग करती है जहाँ रियल पोल्का कुन शर्मा कर लाल हो जाता है। और अब ये चीज देखकर तातामी कहता है कि पोल्का उस लड़की से शर्मा रहा है जिस लड़की ने उसे मार दिया। उसके बाद पोल्का कहता है कि मुझे फ्रेश वोकल कॉर्ड की जरूरत है क्योंकि अपनी मैजिक से वॉइस कोड बनाना काफी ज्यादा माना कंज्यूम करता है। मुझे पैसे कमाने से पहले अपने माना को और भी प्रिजर्व करना होगा। तभी तातामी पूछता है कि आखिर तुम ये सब कुछ कैसे करने वाले हो। तो पोल्का बताता है कि इस वर्ल्ड के अंदर माना ना के बराबर है, यहाँ पर स्पिरिट भी बहुत कम है। मैं ज्यादातर अपनी पावर को क्रिएट करने के लिए घोस्ट का यूज करता हूँ और एक नाइक्रोमेंसर होने के कारण मैं सोल्स को एक्सरसाइज करता हूँ और उन्हें मैजिक के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ। और जितनी एनर्जी एक सोल को ह्यूमन वर्ल्ड में रहने के लिए लगती है उससे भी ज्यादा एनर्जी इस प्रोसेस के अंदर कंज्यूम होती है। इसीलिए मैंने ये बिल्डिंग चुनी क्योंकि ये बिल्डिंग मेरे पिछले बैटलफील्ड से अच्छी है क्योंकि यहाँ पर काफी सारी सोल्स है। ये बात सुनकर तातामी कहता है कि अब मैं समझ गया, तुम इसीलिए यहाँ पर रह रहे हो। तुम्हें ये अच्छे से पता है कि इस पूरी सिटी के अंदर इससे अच्छी जगह तुम्हें नहीं मिलने वाली। उसके बाद पोल्का तातामी से कहता है कि तुम ज्यादा चिंता मत करो क्योंकि तुम्हारे वर्ल्ड के अंदर से मैंने एक ऐसी चीज का जुगाड़ कर लिया है जिसकी मदद से मैं माना को रिकवर कर सकता हूँ, जिसका नाम डायमंड सफायर है। तुम्हारे वर्ल्ड के अंदर ये सारे जेम्स स्टोन होते हैं, हमारे वर्ल्ड के अंदर ये हाई डेंसिटी माना स्टोन होते हैं और इनका यूज करके हम काफी सारा माना स्टोर कर सकते हैं। और फिर पोल्का पीछे मुड़कर सोचता है कि अगर मेरे पास इस स्टोन की एक बकेट आ जाए तो मैं तो काफी ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा और फिर मैं अपने अमीर होने के सपने को पूरी तरह से सच कर पाऊंगा। तभी तातामी कहता है कि उससे पहले तुम रियलिटी को जान लो तो ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट सीन में पोल्का एक ज्वेलरी शॉप पर आता है जहाँ उसे उस ज्वेलरी की प्राइस का पता चलता है और वो काफी ज्यादा चौंक जाता है। वो कहता है कि ये तो काफी ज्यादा महंगा है, हमारे ऑफिसर जितना पे करते हैं ये तो उससे भी 30 गुना ज्यादा है। तभी मिसाकी पोल्का से पूछती है कि क्या ये ज्वेलरी तुम्हारे वर्ल्ड में सस्ती होती है। तो पोल्का कहता है कि हमारे वर्ल्ड में ज्वेलरी इतनी सस्ती होती है कि बच्चे भी ज्वेलरी खरीद सकते हैं और इंपीरियल डेजनिंग कॉर्प्स के मेंबर इसे रोज खरीद कर यूज करते हैं। और अब पोल्का सोचता है कि मैं काफी सारी सेविंग्स करके इन ज्वेलरी को खरीदूंगा। और उसके बाद वो दोनों ज्वेलरी शॉप से बाहर आ जाते हैं जहाँ मिसाकी कहती है कि क्या तुम केस के अंदर पड़े हुए स्टोन से माना कंज्यूम नहीं कर सकते। तो पोल्का कहता है कि अगर मैं ऐसा करता तो वो स्टोन टूट जाते। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर गोजाबुरु आ जाता है और वो तातामी के उस ड्रोन को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम यहाँ आओ क्रिमिनल। और नेक्स्ट सीन में हम तासुबाकी को देखते हैं जो कि क्लेरिसा के पास में जाता है और वो कहता है कि आखिरकार आज मेरी मुलाकात तुमसे हो ही गई। तो क्लेरिसा कहती है इंस्पेक्टर आपको मुझसे कुछ काम था क्या। तभी तासुबाकी कहता है कि क्लेरिसा मैं तुमसे बात करने के लिए मरा जा रहा था। मुझे पता है कि जब साकुजावा बिल्डिंग के अंदर आग लगी थी तब तुम लोग काफी ज्यादा बिजी थे और अभी कल की बात है कि एक क्रिमिनल जिसका नाम जिम्बा था उसके सारे मेंबर काफी बुरी हालत में मिले हैं। क्या इन सभी चीजों के बीच तुम्हारा कोई कनेक्शन है। तभी सीन कट होता है और हम गोजाबुरु को देखते हैं जो कि पोल्का और मिसाकी से कहता है कि तुम दोनों को डिस्टर्ब करने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। तभी हम मिसाकी को देखते हैं जो कि पोल्का के कान में कहती है कि इस बंदे का यहाँ पर होना हमारे लिए काफी बुरी बात है। उसके बाद गोजाबुरु उस ड्रोन को देखने लग जाता है और वो कहता है कि तातामी मुझे यकीन है कि तुम मेरी आवाज सुन पा रहे हो। तुम इस ड्रोन की मदद से अपने टीम के मेंबर से
बात करते हो। तभी तातामी सोचता है कि गोजाबुरु को सब कुछ पता चल गया, लेकिन उसे ये नहीं पता होगा कि पोल्का और मिसाकी उसके साथ है, तो अब मैं उसे आसानी से पागल बना सकता हूँ। तभी हम पोल्का को देखते हैं जो कि गोजाबुरु को पीछे से बुलाता है। तभी गोजाबुरु कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझे इग्नोर कर सकते हो। तो पोल्का कहता है कि हाँ, तुमने ऐसा कहा था, लेकिन अभी जो तुम्हारे हाथ में ड्रोन है, उस ड्रोन की कीमत मेरे दोस्त के लिए बहुत ज्यादा है। तो गोजाबुरु पोल्का से कहता है कि मुझे लगा था कि तुम एक हाई स्कूलर हो, और वो बताता है कि तातामी एक पागल इंसान है, आखिर तुम उसके साथ क्यों घूमते हो। और अब वो उसके पास आता है और वो कहता है कि तातामी से तुम्हारा जो भी रिश्ता है तुम उसे अभी ही तोड़ दो, क्योंकि वो एक अच्छा इंसान नहीं है। तभी पोल्का गोजाबुरु से कहता है कि सोसाइटी डिसाइड नहीं करेगी कि मुझे किसके साथ रहना है, ये मैं डिसाइड करूंगा। उसके बाद पोल्का अपनी इवल आइज को एक्टिवेट करता है और उन इवल आइज को देखकर गोजाबुरु पीछे हट जाता है। अब गोजाबुरु काफी ज्यादा एक्साइटिंग हो जाता है और वो कहता है कि अब मैं तुम्हारे बारे में और भी जानना चाहता हूँ। उसके बाद तातामी हमें बताता है कि गोजाबुरु भले ही सेफ्टी डिवीजन का एक मेंबर है, लेकिन वो एक बदमाश से भी काफी ज्यादा खतरनाक है। एक बार मैं एक गैंग के लिए इंटेल का काम कर रहा था और तभी मैंने पहली बार गोजाबुरु को देखा था, जहाँ पर उसने 8 बदमाशों को कुछ ही सेकंड में खत्म कर दिया था। उसके बाद तातामी पोल्का से कहता है कि गोजाबुरु चाहे कितने भी सवाल पूछ ले, लेकिन तुम उसके सवाल का जवाब मत देना, क्योंकि अगर तुमने उसे कुछ भी जवाब दिया तो तुम अपने पीसफुल लाइफ के सपने को गुड बाय कह सकते हो। अब गोजाबुरु पोल्का से कहता है कि क्या तातामी ने ही तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, और क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें यह नहीं बताया कि अनजान लोगों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। तभी पोल्का कहता है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बचपन में ही बेच दिया था। ये बात सुनकर गोजाबुरु कहता है कि अब तो मैं तुम्हारा नाम जानने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तभी तातामी कहता है कि मिसाकी क्लेरिसा के पास जाती रहती है और अब पोल्का ने भी क्लेरिसा के साथ जॉब करना स्टार्ट कर दिया है, तो हम एक इन्वेस्टिगेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते। तभी हम देखते हैं कि गोजाबुरु को किसी का कॉल आता है और वो कॉल पर कहता है कि अब तो तुम पहले से काफी इम्प्रूव हो चुके हो, आखिर तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मिसाकी को भी एक कॉल आता है। उसके बाद हमें पता चलता है कि गोजाबुरु को कॉल किसी और ने नहीं बल्कि तातामी ने किया था। तातामी गोजाबुरु से कहता है कि वो दोनों मेरे गेमिंग बडीज है और उन दोनों के रिलेटिव क्लेरिसा के बार पर काम करते हैं, और वो बताता है कि वो दोनों किसी भी लफड़े में इन्वॉल्व नहीं है, इसीलिए अब तुम उन दोनों को जाने दो। तो गोजाबुरु तातामी से कहता है कि आखिर तुम क्यों डिसाइड कर रहे हो, ये मुझे डिसाइड करने दो, पहले मैं इन दोनों से थोड़े सवाल जवाब करूंगा, आखिर तुम हमारे बीच में क्यों आ रहे हो। तो तातामी कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मेरे पास तुम्हारा एक वीडियो है जिसमें तुम 2 बच्चों को परेशान कर रहे थे। उसके बाद हम गोजाबुरु को देखते हैं जिसके आसपास काफी सारे ड्रोन्स आ जाते हैं और वो सारे ड्रोन तातामी के थे। तभी गोजाबुरु तातामी से कहता है कि क्या ये बात कहकर तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो, मुझे पता है कि हम दोनों का डिस्टेंस तुम्हें और भी चालाक बना रहा है। उसके बाद वो पोल्का से कहने लग जाता है कि क्या तुम्हें तातामी के बारे में कुछ पता है, अगर नहीं तो मैं बताता हूँ कि तातामी ने खुद को बचाने के लिए अपने पुराने दोस्तों की बलि चढ़ा दी, और तुम्हें क्या पता कि वो तुम्हारे पीठ पीछे कैसी कैसी बातें करता हो, क्योंकि तातामी एक बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल है। तभी पोल्का गोजाबुरु से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तातामी की जुबान काफी ज्यादा फिसलती है, लेकिन तातामी तुमसे तो बेटर ही है। और पोल्का अपनी इवल आइज से गोजाबुरु की तरफ काफी खतरनाक तरीके से देखता है, और यह देखकर गोजाबुरु काफी ज्यादा डर जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि मुझे लगा ही था कि ये नॉर्मल लड़का तो नहीं हो सकता। और अब वो कहता है कि इस लड़के के पास तो मॉब इन्फोर्सर का ऑरा है, मुझे लगता है कि ये किसी बैटल का बॉस होगा। तभी हम पोल्का को देखते हैं जो कहता है कि मैं इस आदमी के सामने अपनी पावर्स नहीं दिखा सकता। अब पोल्का सोचता है कि अगर मेरी जगह पर मिसाकी होती तो वो क्या करती, लेकिन उसे वहाँ पर मिसाकी नहीं दिखाई देती। तभी गोजाबुरु भी कहता है कि आखिर वो लड़की कहाँ चली गई। तभी मिसाकी एकदम गोजाबुरु के पीछे आती है और उसके ऊपर अटैक कर देती है, और मिसाकी के अटैक से गोजाबुरु दूर जाकर गिर जाता है। और अब मिसाकी पोल्का को बताती है कि क्या तुमने देखा मैंने खुद को कैसे डिफेंस किया। और अब मिसाकी कहती है कि अगर हम यहाँ पर ज्यादा देर तक रुके तो ये आदमी हम दोनों को खत्म कर देगा, इसलिए अब हम दोनों को यहाँ से भागना होगा। और अब वो दोनों ही वहाँ से भाग जाते हैं। तभी गोजाबुरु उठता है और वो कहता है कि एक बच्चे की किक इतनी पावरफुल कैसे हो सकती है, और अब वो भी उन दोनों को ढूंढते हुए उस गली से बाहर निकलता है। अब वो सोचता है कि आखिर वो दोनों इतनी जल्दी कहाँ चले गए। तभी हम पोल्का को देखते हैं जो कि स्केलेटन हैंड का यूज करके गोजाबुरु के ऊपर आ जाता है, और वहीं पोल्का मिसाकी से कहता है कि आज तो हम पकड़े जाने वाले थे। और फिर पोल्का मिसाकी
मिसाकी को थैंक यू बोलता है, जहाँ मिसाकी कहती है कि मुझे थैंक यू मत बोलो क्योंकि मुझे भी तातामी ने बताया था कि ये एक पुलिसमैन है और उसी ने हम दोनों को यहाँ से भागने के लिए कहा था। उसके बाद गोजाबुरु आगे बढ़ जाता है और ये सारी चीजें देखकर तातामी भी काफी ज्यादा रिलीफ फील करता है और अब तातामी पिछली बातों को याद करता है जहाँ पर गोजाबुरु ने कितने सारे लोगों को आसानी से मार दिया था। और अब तातामी पोल्का को थैंक यू बोलता है और वो कहता है कि तुम मेरे लिए खड़े रहे लेकिन तुमने मुझे कुछ ज्यादा ही क्रेडिट दे दिया क्योंकि गोजाबुरु ने जो भी बात तुमसे कही थी वो सच थी। अगर कोई मुझे मारने की धमकी देगा तो मैं तुम्हारे सारे सच उसके सामने उगल दूंगा। तभी पोल्का तातामी से कहता है कि मेरे पास ऐसा कोई भी सीक्रेट नहीं है जो कि मेरे दोस्त की जान से ज्यादा कीमती हो। तभी तातामी पोल्का से कहता है कि क्या तुम अपनी पिछली लाइफ में भी ऐसे ही थे। तभी पोल्का कहता है कि शायद मैंने तुम्हें बताया था ग्लेडवुड ऑर्डर के बारे में। उनका होली आर्ट लोगों को उनकी इच्छा के खिलाफ काम करने के लिए मजबूर कर देता है। तभी तातामी कहता है कि क्या उन्हें होली करना एक सही ऑप्शन है। इस बात पर पोल्का हाँ में जवाब देता है और उसके बाद पोल्का एक पर्सन को याद करने लग जाता है। तभी सीन कट होता है और हम शिंजुकू पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं जहाँ पर वही लेडी जिसका नाम आइकावा होता है गोजाबुरु उससे कहता है कि क्या तुम मेरे लिए एक काम कर सकती हो। और फिर वो एक फुटप्रिंट दिखाता है और कहता है कि इस फुटप्रिंट को इन्वेस्टिगेट करो। तभी हम उस फुटप्रिंट को देखते हैं जो कि मिसाकी का फुटप्रिंट होता है। ये चीज देखकर आइकावा कहती है कि ये तो काफी ज्यादा फनी है और वो कहती है कि क्या ये किसी लड़की का जूता है। तभी हम वहाँ पर एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जो कि गोजाबुरु से कहती है कि अगर तुम्हें चोट लगी है तो सबसे पहले तुम्हें मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है। और अब वो बूढ़ी औरत गोजाबुरु की शर्ट को उतारने लग जाती है लेकिन वो शर्ट इतनी आसानी से नहीं उतरती। तभी आइकावा कहती है मुझे नहीं लगता कि तुम्हें शर्ट उतारने की कोई जरूरत है क्योंकि यही सेम फुटप्रिंट हमें पिछले हुए हादसे के पास भी मिला था। और वो बताती है कि लेमिंग के फुटप्रिंट के साथ साथ हमें ये फुटप्रिंट भी वही मिला। तभी हम वहाँ पर एक और लेडी पुलिस को देखते हैं जो कहती है कि ये फुटप्रिंट उसे तब मिला था जब तुम याकुजाज का सामना कर रहे थे। इस बात पर आइकावा गोजाबुरु से कहती है कि अगर तुम्हें कुछ मिला है और तुम उस पर इन्वेस्टिगेट करना चाहते हो तो प्राइवेट जगह पर जाकर करो क्योंकि ये लोग तुम्हारे बारे में बातें बना रहे हैं। उसके बाद हम गोजाबुरु के पीठ पर देखते हैं जहाँ पर हमें एक टैटू दिखता है और गोजाबुरु कहता है कि काफी टाइम बाद मुझे एक ऐसा केस मिला है, मुझे काफी मजा आने वाला है। उसके बाद हम दो पर्सन को देखते हैं जो कहते हैं कि ग्रुप 3 तो काफी ज्यादा नॉइजी है। उनमें से एक पर्सन कहता है कि उन्हें लेमिंग के रिलेटेड कुछ सबूत मिला है जो कि उन्हें लेमिंग्स के पास पहुंचा सकता है। ये कहने के बाद वो पर्सन कहता है कि लेमिंग्स पिछली बार 5 साल पहले देखा गया था। एक लेमिंग काफी सारे खतरनाक काम जैसे रॉबरी, किसी एविडेंस को मिटाना या फिर किसी बड़ी चीज को डिस्ट्रॉय करना, ये सारा काम करता है। और यहाँ पर जितने भी बुरे से बुरे काम होते हैं वो सब करता है। वैसे एक लेमिंग को मैंने खुद देखा था, उसकी अपीयरेंस काफी ज्यादा खतरनाक थी। अगर देखा जाए तो वो एक मॉन्स्टर की तरह है। जो बंदे उस लेमिंग से लड़ रहे थे उन सभी के पास मशीन गन्स थी और उन गन से काफी सारी बुलेट फायर की गई थी लेकिन फिर भी उस लेमिंग को कोई भी फर्क नहीं पड़ा और इतनी फायरिंग के बावजूद भी उस लेमिंग ने सबको खत्म कर दिया। और अब ये बात सुनकर वो दूसरा पर्सन काफी ज्यादा डर जाता है। अब फिर से वो पर्सन कहता है कि हम उस लेमिंग को खुद भी पकड़ सकते हैं लेकिन ग्रुप 3 टीम को देखकर हमें ऐसा लगता है हमें ये सारी चीजें तासुबागी पर छोड़ देनी चाहिए। इवन वो इस ग्रुप का सबसे अच्छा बंदा है। तभी हम उनके हेडक्वार्टर को देखते हैं जिसमें एक लेमिंग घुस जाता है। असल में ये वही लेमिंग है जिसने उस आदमी को मारा था और वो लेमिंग उस फोटो के अंदर मिसाकी के फुटप्रिंट को देख रहा होता है। अब वो लेमिंग पुलिस स्टेशन के अंदर था लेकिन कोई भी उसे नहीं देख पा रहा था क्योंकि उसने अपने शरीर पर किसी तरीके का मैजिक किया था जिससे वो इनविजिबल बन गया। नेक्स्ट सीन में हम तासुबागी को देखते हैं जो कि बार में नशा कर रहा होता है और बार का वेटर क्लेरिसा से कहता है कि आखिर ये फिर से यहाँ पर क्यों आया है। तो क्लेरिसा बताती है कि शायद ये हमसे कुछ पूछने के लिए आया है और क्लेरिसा कहती है कि तुम ज्यादा चिंता मत करो, जब तक इसके पास में कोई वारंट नहीं है तब तक ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। उसके बाद तासुबागी क्लेरिसा से कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे कनेक्शन सीरियस ट्रबल मेकर के साथ में है। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि मैं यहाँ पर लेमिंग और फायर ब्रीथिंग बग्स के बारे में बात नहीं कर रहा। मुझे पता है कि तुम्हारे ग्रुप के अंदर एक ऐसा पर्सन है जो कि एक ग्रीम रीपर है। तभी वो वेटर क्लेरिसा के पास में आता है और वो कहता है कि क्या ये नशे में ये सारी बातें कहता ही रहेगा? अगर ये इसी तरह पब्लिक में बातें करता रहा तो ये सारी बातें ओपन हो जाएगी। इस बात पर क्लेरिसा कहती है कि इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तभी हम पोल्का और मिसाकी को देखते हैं जो कि उस बार के अंदर आ जाते हैं।
तासुबाकी उन दोनों को देखकर कहता है कि ये बच्चों के लायक जगह नहीं है, आखिर तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी मिसाकी तासुबाकी से कहती है कि आप ज्यादा चिंता मत करो क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ मिल्क पीने के लिए आए हैं। तभी तासुबाकी को एक मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ था कि जो भी लोग ह्यूमन नोड्स के केस में इन्वॉल्व थे उनके बारे में मुझे पता चल चुका है।